नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, शिक्षा। इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ, आज कहाँ है और भविष्य में कहाँ जा सकता है। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास काफी कुछ है देखने को। अमेरिकी शिक्षा विभाग की एआई पर एक रिपोर्ट है, भारत में टीचर ट्रेनिंग पर JETIR का एक लेख है। हाँ, और शिक्षा के इतिहास पर जानकारी है, यूनेस्को की भविष्य की शिक्षा पर एक बहुत अहम रिपोर्ट है, और फोर्ब्स का एक लेख भी जो स्कूलों के मौजूदा मॉडल पर कुछ सवाल उठाता है। सही। तो हमारा इरादा है इन सब को मिलाकर ये समझना कि भाई शिक्षा कैसे बदली है, आज क्या चल रहा है, और सबसे जरूरी आगे क्या हो सकता है। खासतौर पर एआई जैसी नई चीजें आ रही हैं, शिक्षा में सुधार की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, इतिहास से। शिक्षा की जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे मिस्र में करीब 4000 साल पहले खेती के निर्देशन में पहले स्कूल का जिक्र मिलता है। अच्छा। और मेसोपोटामिया में भी वो खास मुंशी होते थे जिन्हें लिखना सिखाया जाता था। मतलब ये थोड़े ऊंचे तबके के लोग ही होते थे अक्सर। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। शुरुआत में औपचारिक शिक्षा ज्यादातर प्रशासन, राजकाज या फिर कहें अमीर लोगों से जुड़ी थी। बिल्कुल। प्राचीन भारत में भी देखें तो वैदिक और बौद्ध प्रणालियां थीं। उनका जोर चरित्र बनाने और संस्कृति बचाने पे ज्यादा था। और चीन में? चीन में कहते हैं कि ज्या राजवंश ने अभिजात वर्ग के लिए स्कूल खोले थे। ग्रीस और रोम में प्राइवेट ट्यूशन ज्यादा चलता था। स्पार्टा जैसे कुछ राज्य थे जहां राज्य का कंट्रोल था शिक्षा पर। और वो नालंदा, तक्षशिला जैसे नाम तो हम सबने सुने। हाँ, भारत में उच्च शिक्षा के प्राचीन केंद्र। बाद में यूरोप में बोलोनिया यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि उस वक्त ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे। हाँ, साक्षरता दर तो बहुत ही कम रही होगी, शायद 5 या 10%। मुश्किल से। फिर आया मध्य युग। यूरोप में मठ, मोनेस्ट्रीज वो शिक्षा के बड़े सेंटर बन गए। ज्ञान को वहीं से भेजा गया। और इस्लामी दुनिया में? वहां मस्जिदों से शुरुआत हुई, फिर मदरसे बने। मदीना से लगभग 622 ईस्वी के आसपास। अच्छा। चीन ने एक बहुत ही अलग सिस्टम बनाया, वो शाही परीक्षा वाला इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम। हाँ, वो तो हजारों साल चला शायद। करीब 1300 साल। और ये मेरिट पर आधारित था, मतलब योग्यता पर। कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर जोर था। गजब है। और भारत में उस समय? भारत में हिंदू और इस्लामी दोनों तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही थीं। अक्सर दान पर या राजाओं की मदद से चलती थीं ये। जापान पर भी चीन और बौद्ध धर्म का असर रहा। वहाँ ज़ेन मठ काफी महत्वपूर्ण थे। तो धीरे धीरे मतलब शिक्षा का दायरा बढ़ता गया, खासकर यूरोप में जब वो रिफॉर्मेशन हुआ। हाँ, उसके बाद। और फिर आधुनिक दौर शुरू हुआ। प्रशिया, जो बाद में जर्मनी का हिस्सा बना, उसने करीब 1800 में अनिवार्य स्कूली शिक्षा शुरू की। हाँ, और हमारे स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इसका एक मकसद था ज्यादा सैनिक और ज्यादा आज्ञाकारी नागरिक बनाना। यहीं से शायद वो मानकीकृत सरकारी कंट्रोल वाली शिक्षा का आइडिया आया। बिल्कुल। और ये मॉडल फिर दुनिया भर में फैला। फ्रांस में 1880 के दशक में कानून आए, धर्मनिरपेक्ष, मुफ्त और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा। रूस ने और बाद में सोवियत संघ ने निरक्षरता मिटाने को तो जैसे राष्ट्रीय मिशन ही बना लिया था। हाँ बिल्कुल। और इसी दौरान हर्बर्ट और कोमेनियस जैसे लोगों ने पेडागॉजी पर काम किया, मतलब पढ़ाने के तरीकों को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसका स्कूलों पर बहुत असर पड़ा। लेकिन आज इसी मानकीकृत मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। वो फोर्ब्स वाला लेख इसी फैक्ट्री मॉडल की बात करता है ना? हाँ वही। आज भी कई स्कूलों में आप देखो, 45 मिनट की क्लास, फिर घंटी बजी, सब्जेक्ट बदला, सबके लिए एक जैसा सिलेबस। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन हो। लेख कहता है कि ये उस औद्योगिक युग की सोच है जब स्कूलों का काम शायद फैक्ट्री के लिए एक जैसे मजदूर तैयार करना था। और सर केन रॉबिन्सन जैसे लोगों ने यही कहा कि ये मॉडल बच्चों की जो स्वाभाविक रचनात्मकता है उसको कहीं ना कहीं दबा देता है। फोर्ब्स का लेख एक सवाल भी पूछता है, आज के जमाने में बच्चों को साइन कर्व रटाने या केमिकल इक्वेशन बैलेंस करवाने पर इतना जोर क्यों है? जबकि शायद ज्यादा जरूरी है उन्हें ये सिखाना कि ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे पहचाने, या अपना पैसा कैसे मैनेज करे, या किसी राजनीतिक फैसले के नैतिक पहलू क्या हैं। सही बात है। और जब हम हर बच्चे को एक ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से नापते हैं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, फोर्ब्स के लेख में एक और दिलचस्प बात थी, कॉलेज का अनुभव।
वो कहते हैं कि ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि कई युवाओं के लिए सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत बड़ा बदलाव लाता है। हाँ, शायद पहली बार उन्हें ये एहसास होता है कि पूरी कायनात उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। हाँ सही कहा। एक मनोवैज्ञानिक थे एरिक एरिक्सन, उन्होंने इसे साइकोसोशल मॉरेटोरियम कहा था। मतलब एक तरह की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मोहलत। मोहलत मतलब एक सुरक्षित समय जहां युवा बिना किसी बड़े गंभीर परिणाम के डर के खुद को आजमा सकें, अपनी पहचान खोज सकें, गलतियां करके सीख सकें। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम। हाँ, लेकिन यही एक मुश्किल भी आती है आजकल। ओवर पेरेंटिंग की बात होती है। हाँ सुना है, जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। जूली लिथकॉट हेम्स जैसे लेखक कहते हैं कि इससे बच्चे मुश्किलों से जूझना, लचीला बनना, आत्मनिर्भर होना सीख नहीं पाते। उन्हें वो मौका ही नहीं मिलता। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, शिक्षा की क्वालिटी तो काफी हद तक शिक्षकों पर निर्भर करती है। यही टीचर ट्रेनिंग की बात आती है। हाँ, और हमारे पास जो JTIR का लेख है वो भारत में इसी पर फोकस करता है। कैसे टीचर ट्रेनिंग विकसित हुई है, इसमें पॉलिसी का क्या रोल है, तकनीक का क्या रोल है। खासकर NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति है भारत की। बिल्कुल, NEP 2020 क्वालिटी पर, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स पर और स्कूलों के साथ बेहतर तालमेल पर बहुत जोर देती है। ये तो अच्छी बात है, पर क्या ये वैश्विक रुझानों से मेल खाता है? हाँ, काफी हद तक, लेकिन चुनौतियां भी वैसी ही हैं। जैसे अमेरिका की AI रिपोर्ट कहती है कि वहां भी बहुत कम नए टीचर्स एडटेक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सीख पाते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं है? नहीं, और दोनों ही स्रोत JTIR और अमेरिकी रिपोर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षकों को लगातार सीखने की जरूरत है। उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलते रहना चाहिए। और यूनेस्को की रिपोर्ट भी शायद यही कहती है। हाँ, यूनेस्को भी यही कहती है, और ये भी कि शिक्षकों को AI जैसे नए टूल्स को बनाने और परखने में शामिल करना चाहिए, वो सिर्फ यूजर न हो। ये जरूरी है। हाँ, अच्छा, एक और मुद्दा है शिक्षकों पर काम का बोझ। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिकी रिपोर्ट में मैकिन्जी की एक स्टडी का जिक्र है। वो बताती है कि शिक्षक औसतन हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं। 50 घंटे? हाँ, लेकिन इसमें से आधे से भी कम टाइम वो सीधे बच्चों के साथ बिता पाते हैं। तो बाकी टाइम कहाँ जाता है? तैयारी करने में, कॉपियां जांचने में, मीटिंग्स में, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में। ये वाकई एक चुनौती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमें सिस्टम को बेहतर बनाने की कितनी जरूरत है, ताकि टीचर अपने असल काम यानी पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे सकें। सही कहा। और अब आते हैं उस चीज पर जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शिक्षा में बहुत तेजी से आ रहा है। हाँ, और अमेरिकी शिक्षा विभाग की रिपोर्ट इसे समझने की 3 तरीके बताती है। ओके। एक है ह्यूमन लाइक रीजनिंग, मतलब इंसानों की तरह सोचने समझने वाला AI, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। अच्छा, वो साइंस फिक्शन वाला AI। हाँ, कुछ वैसा। दूसरा है टारगेट ओरिएंटेड एल्गोरिथम, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो डेटा में पैटर्न ढूंढकर किसी एक तय लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, जैसे शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर। और तीसरा, जो शायद शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम का है, वो है इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन या IA। इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन, ये क्या है? इसका मतलब है कि AI का मकसद इंसान की जगह लेना नहीं, बल्कि उसकी मदद करना है, उसकी दिमागी शक्ति को बढ़ाना है, एक सहायक की तरह। अच्छा, ये सुनने में ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है शिक्षा के लिए। हाँ, बिल्कुल। और AI से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से सीखने का अनुभव तैयार करना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। शिक्षकों का जो रूटीन वाला काम है, जैसे ग्रेडिंग वगैरह, उसमें मदद कर सकता है। इससे उन्हें बच्चों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। ये भी बढ़िया है। और AI डेटा में ऐसे पैटर्न्स देख सकता है जो शायद हम ना देख पाएं। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी मदद कर सकता है, मतलब ये समझने में कि बच्चा कहाँ अटक रहा है और उसे कैसी मदद चाहिए। लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी तो होंगी। बिल्कुल है। सबसे बड़ी चिंता है बच्चों के डेटा की प्राइवेसी। फिर एल्गोरिदम में अनजाने में कोई पूर्वाग्रह, कोई बायस आ सकता है। ये तो रिस्क है। लगातार निगरानी की संभावना और कई सारे नैतिक सवाल भी हैं। तो फिर उपाय क्या है? इसीलिए अमेरिकी रिपोर्ट की सबसे अहम सिफारिश है ह्यूमन इन द लूप। ह्यूमन इन द लूप मतलब इंसान हमेशा प्रक्रिया में शामिल रहे। AI चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, आखिरी फैसला, निगरानी, वो सब इंसानों के हाथ में ही होना चाहिए।
एआई एक को पायलट हो सकता है, मेन पायलट इंसान ही रहेगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि एआई टूल्स असरदार हों, सुरक्षित हों, निष्पक्ष हों और पारदर्शी हों। और सबसे जरूरी, इनको बनाने और टेस्ट करने में टीचर्स और स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए। हमें सबूतों के आधार पर देखना होगा कि क्या सच में काम कर रहा है। बिल्कुल, जैसे वो ESEA टियर्स ऑफ एविडेंस मॉडल है, जो देखता है कि कोई तरीका कितना कारगर साबित हुआ है। हमें ये पक्का करना होगा कि एआई हमारी शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करे, ना कि एआई ही हमारे लक्ष्य तय करने लगे। सही कहा। अच्छा, एआई और दुनिया की बाकी बड़ी चुनौतियां जैसे बढ़ती असमानता, क्लाइमेट चेंज, लोकतंत्र पर संकट, इन सबको देखते हुए यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, रीइमेजिनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर। हाँ, हमारे भविष्य की पुनर्कल्पना। ये रिपोर्ट शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की बात करती है, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूनेस्को मानती है कि पुरानी व्यवस्थाएं अब इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी नहीं है। दुनिया बहुत बदल गई है, बढ़ती असमानता है, क्लाइमेट चेंज का खतरा है, तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, लोकतंत्र पर दबाव है, नौकरियों का भविष्य अनिश्चित है। तो इस नए सामाजिक अनुबंध में है क्या? इसमें कई बड़े बदलावों के सुझाव हैं। हम इन्हें कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, हम कैसे सीखते हैं, पेडागॉजी। रिपोर्ट कहती है कि सीखना सिखाना सहयोग, एकजुटता और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए। बच्चों को अपने पूर्वाग्रह पहचानने और उन्हें चुनौती देना सिखाया जाए। और परीक्षाएं? मूल्यांकन सिर्फ रटने या हाई स्टेक्स परीक्षाओं पर आधारित न हो, बल्कि ये देखें कि बच्चे ने सच में कितना समझा है। सार्थक मूल्यांकन हो। ठीक है। और दूसरा, हम क्या सीखते हैं, करिकुलम। पाठ्यक्रम दुनिया की असल चुनौतियों से जुड़ा हो। इसमें इकोलॉजी यानी पर्यावरण, इंटरकल्चरल लर्निंग यानी अलग-अलग संस्कृतियों को समझना और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग यानी कई विषयों को मिलाकर पढ़ना शामिल हो। मतलब क्लाइमेट चेंज, डिजिटल लिटरेसी, मानवाधिकार, इन सब पर जोर। बिल्कुल। और एक और जरूरी चीज, गलत सूचनाओं, मिस इन्फॉर्मेशन का सामना करना कैसे सीखें। हाँ, ये तो आजकल बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है? तीसरा है शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका। शिक्षकों को सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि ज्ञान बनाने वाला, नॉलेज प्रोड्यूसर, एक सहयोगी प्रोफेशनल माना जाए। उन्हें काम करने की आज़ादी और सपोर्ट मिले। और स्कूलों को सुरक्षित, समावेशी और सबकी भलाई, वेलबींग का ध्यान रखने वाली जगह बनना होगा। उन्हें इस तरह से दोबारा डिजाइन करने की जरूरत है कि वे सहयोग को बढ़ावा दें। स्कूल खुद सस्टेनेबिलिटी और मानवाधिकारों के मॉडल बने। हाँ, और तकनीक मददगार हो, टीचर की जगह लेने वाली नहीं। ये तो स्कूलों की बात हुई, क्या ये आगे भी लागू होता है? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी आजीवन सीखने पर बहुत जोर देती है। ये अब कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गई है। मतलब जिंदगी भर सीखते रहना। हाँ, सभी को जिंदगी भर अच्छी शिक्षा के मौके मिलने चाहिए और सीखने की अलग-अलग जगहों को जोड़ने की जरूरत है। स्कूल, घर, काम की जगह, ऑनलाइन, यहाँ तक कि प्रकृति में भी। तो शिक्षा का अधिकार सिर्फ बचपन तक नहीं, ये पूरी जिंदगी और जीवन के हर पहलू तक फैला होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग एंड लाइफ वाइड। और इसमें हायर एजुकेशन की भी बड़ी भूमिका है। रिसर्च को सपोर्ट करना, समाज से जुड़ना और शिक्षा को सबकी भलाई, एक कॉमन गुड के तौर पर मजबूत करना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत महत्वाकांक्षी भी, लेकिन दुनिया भर में जमीनी हकीकत तो शायद काफी अलग है। हाँ, वही सबसे बड़ी चुनौती है। एक और लेख है हमारे पास, थिंक इंटरनेशनल स्कूल्स का। वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब छात्रों को ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए तैयार करने पर जोर है। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन जैसे स्किल्स। हाँ, ये बात सही है। लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि शिक्षा में कितनी गहरी असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं। जैसे आज भी कम आय वाले देशों में हर 4 में से 1 युवा पढ़ लिख नहीं सकता। गरीबी बच्चों को स्कूल जाने से रोकती है, लिंग भेद है, विकलांगता के आधार पर भेदभाव है, जो हाशिए पर है वो अक्सर शिक्षा से बाहर रह जाते हैं। तो इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए और सही मात्रा में फंडिंग भी। ये जो नया सामाजिक अनुबंध है, ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि शिक्षा कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदली है। प्राचीन काल से लेकर आज एआई के युग तक
और आगे भी बदलती रहेगी। हाँ, और वो पुराना फैक्ट्री मॉडल शायद अब उतना काम का नहीं रहा। एआई जैसी नई तकनीकें मौके तो ला रही हैं, लेकिन साथ में कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े कर रही हैं। और एक मजबूत आवाज उठ रही है, जैसे यूनेस्को की रिपोर्ट में, कि हमें जानबूझकर शिक्षा को समानता, सस्टेनेबिलिटी, सहयोग और जिंदगी भर सीखने की दिशा में ले जाना होगा। बिल्कुल, वाकई में एक नए सामाजिक अनुबंध की जरूरत है जो हमें एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की तरफ ले जा सके। इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोचिए, शिक्षा का भविष्य चाहे कितना भी तकनीकी क्यों ना हो जाए, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि उसमें वो मानवीय तत्व, सहानुभूति, सहयोग, नैतिकता वो हमेशा केंद्र में बना रहे। या फिर ये सोचिए कि हमारे अपने आसपास के स्कूलों में ऐसा कौन सा एक छोटा मगर ठोस बदलाव लाया जा सकता है जो यूनेस्को के इस नए सामाजिक अनुबंध की सोच को दिखाता हो। इस पे जरूर सोचिएगा।